जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं गोयला क्लासेस के द्वारा आपके लिए मेन स्टडी की सीरीज लाई जा रही है, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वर्तमान में चल रहे हैं उससे संबंधित जो भी डेटा है जो आपके एग्जाम में काफी काम आएगा, आपकी जो मेंस राइटिंग है उसमें काफी काम आएगा, वो आपके समक्ष लाते हैं, राइट। और इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है। अब आप समझ सकते हैं कितना ऑथेंटिक सोर्स है। तो जो मेन मुद्दा है जो हम देखेंगे वो है आपका 4 अक्टूबर की ये न्यूज है, यानी कि कल की न्यूज है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि हीट ऑन योगी गवर्नमेंट एज अपोजिशन अलाइज पुश फॉर बिहार लाइक कास्ट सर्वे एक्सरसाइज इन यूपी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं बिहार ने अपना कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के बीच लागू किया है, उसे दिखाया है, और उसी के आधार पर जो हमारे अन्य राज्य हैं वहां पर भी एक दबाव आ रहा है राज्य सरकारों पे या केंद्र सरकार पे कि जो सेंसस हो वो एक कास्ट बेस हो। अब देखिए इसको जो आज हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है ये क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और जो सेंसस है वो कब भारत में पहली बार हुए हैं, यानी कि उसका ऐतिहासिक रूप भी हम देखेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले ये राइट साइड पिक्चर देखिए और कोशिश करिए, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है कोशिश करिए कि ये जो फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं ये कौन है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो प्रसंग है, कंटेक्स्ट है, वो क्या है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार रिलीज फाइंडिंग ऑफ द कास्ट सर्वे 2023 which revealed that other backward class and extremely backward class together constitute 63% of the state total population। अगर बिहार की जनसंख्या, कुल जनसंख्या अगर 100 है तो 63 लोग उसमें अदर बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीम अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये कास्ट बेस जो सेंसस हुआ है उससे ये पता चला है। अगर ये केवल सेंसस होता जो कास्ट बेस नहीं होता तो हमें बस ये पता चल पाता कि कुल पॉपुलेशन कितनी है, परंतु इस कास्ट बेस सेंसस से हमें ये पता चल पा रहा है कि जो हमारे समाज के जो वर्ग होते हैं वो समाज में उनका अनुपात क्या है उस क्षेत्रफल के, यानी कि उस राज्य के क्षेत्रफल में, एरिया में उनका अनुपात, रेशियो क्या है। अब देखिए यहीं से आप समझ गए होंगे कि 63% है, और आप जानते ही हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को जो आरक्षण दिया जाता है वो 27% का दिया जाता है। तो आरक्षण है 27% का और जनसंख्या में अनुपात आ रहा है 63, यानी कि 63%। आप समझ सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इस आधार से मेरा तात्पर्य है ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है इस आधार पे ये मांग जो 27% की है उसको और बढ़ाने की उठ सकती है, राइट। तो आइए देखते हैं आगे। द फाइंडिंग आर सपोज टू हैव वाइडर कोनोटेशन इन द स्टेट एंड द नेशनल इलेक्शन, ऑल्सो इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंडेड बेनिफिशियरीज ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। अब देखिए ये जो लाइन लिखी है इसको आप इस पिक्चर से ट्रेस करिए। इसमें देखिए एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जंक फूड रखा हुआ है और यहाँ पर आपका थोड़ा न्यूट्रिशनल फूड जैसे कि फ्रूट्स रखे हुए हैं, राइट। अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो दोनों में, अगर मैं राइट साइड देखूं तो मान लेते हैं इसमें 300 कैलोरीज मिल रही हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला है मानते हैं इसमें 250 कैलोरीज मिल रही हैं। परंतु अगर कैलोरीज ज्यादा इसमें मिल रही है परंतु वो कैलोरीज सारी एम्प्टी कैलोरीज है, मतलब वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। परंतु अब क्या है, अब जो है वो सेहत के लिए अच्छा है ये वाला, राइट। तो यही बात यहाँ पर उठाई जा रही है कि अब जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस हो रही है उससे जो फायदा है वो काफी व्यापक होगा, यानी कि वाइडर होगा। कैसे? एक तो चुनाव में जो है, चुनाव की जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो इसका फायदा ले सकती हैं, राइट। जैसे कि आप जानते ही भारत में ज्यादातर जो चुनाव होते हैं वो एक वर्ग आधारित होते हैं। अब मैं वर्ग से क्या कहना चाह रहा हूँ, वर्ग से मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपके धर्म में भी अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म को लूँ तो उसमें भी आपके ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, इस तरह से, राइट। तो वर्गों के आधार पे भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, राइट। और आगे आप देखेंगे कि इसमें जो राज्य जो है, अब राज्य आप समझ रहे होंगे मैं अनुच्छेद 12 में परिभाषित जो राज्य है उसकी बात कर रहा हूं। तो जो राज्य है वो जो अपनी
नीतियों द्वारा जनता की सेवा करता है, जनता के समाज के उस वर्ग को, जो वर्ग पिछड़ा है, उस वर्ग के लिए काफी नीतियां लाता है, काफी पैसा खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं नीतियां जो बनाएगा राज्य, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, ये जो सेंसस है वो काफी मददगार साबित होंगे, राइट। आगे देखते हैं। द सर्वे वॉज कैरीड आउट इन 2 फेजेस। अब जरा देख लेते हैं ये जो सर्वे किया गया था बिहार के द्वारा, ये कितने चरणों में हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 2 चरणों में हुआ था। ये आपके प्री में क्वेश्चन बन सकता है, कितने फेजेस में हुआ था। आपने 2 फेजेस याद रखना है, 2 चरण याद रखने हैं, राइट। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं कि पहले चरण में क्या था और दूसरे चरण में क्या था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, राइट। कि जो फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, इस फेज में क्या हुआ था कि सबसे पहले ये देखा गया कि बिहार में जितने घर हैं उनकी संख्या को गिना गया, यानी कि कितने घर। मैंने लोगों की बात नहीं करी, मैंने कहा पहले फेज में ये देखा गया कि बिहार में कितने घर है, कितने मकान है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते थे लोगों से, वो 17 प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि 17 प्रश्नों का एक मेन्यू रखा हुआ था, ये समझ लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पहले चरण में केवल बिहार के जो मकान है, जो घर है, वो गिने गए थे, राइट। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फेज क्या है। सेकंड फेज में क्या था। अब सेकंड फेज में आप देखेंगे जो लोग हैं, पीपल लिविंग इन द हाउस होल्ड, उनके बारे में जाना गया। उनकी क्या कास्ट है, क्या सब कास्ट है। अब देखिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, मैंने देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस कि कास्ट और सब कास्ट में क्या फर्क होता है। देखिए ज्यादातर आप सोचेंगे कि मेरी कास्ट तो ये है, अब ये सब कास्ट क्या है। असल में क्या होता है, कभी कभी सब कास्ट असल में आपकी कास्ट होती है, और जो कास्ट होती है उसमें धर्म को डाला जाता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आप हिंदू वर्ग के हैं या मुस्लिम वर्ग के हैं या सिख या क्रिश्चियन, किसी भी वर्ग के हैं, वो आपके कास्ट में आ जाता है। और वहीं पर अगर आप एक हिंदू वर्ग के हैं और आप एक राजपूत हैं, यानी कि आप चौहान लिखते हैं अपने पीछे या कुछ भी लिखते हैं, अभी उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं आप अपने पीछे अपनी जाति चौहान लिखते हैं, तो आप यहाँ पर आपकी सब कास्ट क्या हो जाएगी, चौहान, और आपकी कास्ट क्या हो जाएगी, हिंदू। तो इस तरह से ये मुद्दा रखा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये बातें पूछी गई हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पूछी गई है। माफ कीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है कि जो आर्थिक जो एक वर्चस्व होता है, जैसे अमीर गरीब, समाज को आधार बनाकर जो अमीर गरीब की जो हम विभाजित करते हैं, एक समाज को वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, वो भी इसमें देखा गया है, ठीक है। यानी कि एपीएल और बीपीएल आप जानते होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो इस तरह से आप देखेंगे सेकंड फेज में काफी कुछ मानक थे, यानी कि काफी पैरामीटर्स थे जिसको पूरा करना था। हाउएवर फिलिंग द आधार नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, राशन कार्ड नंबर और द हेड ऑफ द फैमिली वेयर ऑप्शन, यानी कि ये जो आधार नंबर है आपका और कास्ट सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड नंबर, ये जो भरना है ये ऑप्शनल रखा हुआ था, मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। आप देखिए ये जो बिहार में कास्ट सर्वे जो फाइंडिंग हुई है, यानी कि जो सेंसस हुए हैं, उसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या महत्व है, तो देखते हैं। इंक्रीजिंग दी ओबीसी कोटा। अब इससे देखिए, अभी मैंने बताया कि अभी हमें पता चलता है, जैसे पहली स्लाइड में आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि 63% है, और जो आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को वो 27% दिया जाता है, राइट। अब ऐसा जब ये कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है तब पता चल रहा है ये जो अनुपात है इसमें तो कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। एक तरफ 63% और सिर्फ 27% इस तरह का आप देख रहे हैं। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी के लिए कोटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, राइट। आगे देखेंगे जो जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये जस्टिस रोहिणी मैम है, इन्हीं का एक आयोग गठित किया गया था, ठीक है, जिनका काम था कि जो ओबीसी की भी जो सब कैटेगरीज हैं उस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि उनको आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो एग्जाम वाइज याद रखिएगा कि जस्टिस रोहिणी कमीशन जो था ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और 2017 में जो ये कमीशन है जस्टिस रोहिणी वाला, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है। फिर भी वो जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसको जनता के बीच नहीं रखा गया है, यानी कि इसको पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है, राइट।
हो सकता है क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्ट होती है इसमें काफी हिंसा हो सकती है समाज में। उदाहरण अगर मैं इसको एक ऐतिहासिक पहलू से देखता हूं तो याद करिए जब 1979 में बीपी मंडल आयोग गठित किया गया था जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और जिसके पश्चात आपने देखा था कि बीपी मंडल ने ही कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। उसके पश्चात हमें दिखता है 1980 यानी कि 10 वर्ष बाद आरक्षण दिया जाता है। तो आपने देखा ही था कि कितना गर्मा गर्मी हो गई थी 1990 के समय पर, काफी हिंसा हो गई थी समाज में। और उसके पश्चात हमें दिखता है एक केस है जिसे हम इंदिरा साहनी केस कहते हैं, जो 1992 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, जिसके पश्चात हमें दिखता है कि इंदिरा साहनी केस से जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि जो 27% जो आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को वो संवैधानिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, परंतु इसमें जो क्रीमी लेयर है ओबीसी का, अब क्रीमी लेयर से क्या तात्पर्य था, जो आर्थिक रूप से मजबूत पक्ष है ओबीसी का, उसको किसी भी तरह का आरक्षण ना दिया जाए। तो ये क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत हमें कहीं ना कहीं एक इंदिरा साहनी केस से दिखता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो भी मैंने आपको वाक्य बताया था, ये जो पिक्चर है यही है वो बीपी मंडल आयोग 1979 में जो गठित किया था, जिन्होंने 1980 में रिपोर्ट दी थी, जिनके तहत ये तय हुआ था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, राइट। आगे देखते हैं कि इसका एक और महत्व क्या है, रीड्रॉइंग 50% रिजर्वेशन सीलिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि इंदिरा साहनी केस से ये भी तय हुआ था कि माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आरक्षण का जो सीमा है, जो थ्रेशोल्ड है, वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हो सकता है कि ये बात तो 1992 में उठी थी, अब उस बात को लगभग हम कह सकते हैं 30 वर्ष हो चुके हैं। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये जो सेंसस कास्ट बेस बनाए जा रहे हैं, ये आधार बन सकते हैं कि जो कोटा है उसको रीड्रॉ किया जाए, राइट। Depending upon the population of OBC, the demand for increasing reservation quota in proportion to that of the population can arise from different quarter of the caste group। यानी कि देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने बोला था, ये जो कास्ट बेसिस सेंसस हो रहे हैं, इसमें जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो जो भी अनुपात आएगा उस आधार पे अपने लिए मांग उठा सकते हैं, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस हैं। अब हम देखेंगे ये जो कास्ट सेंसस है इससे इश्यूज क्या आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं, राइट। तो आइए चुनौतियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला, कास्ट इज अ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कास्ट हैज नेवर बीन अ प्रॉक्सी फॉर क्लास और डेप्रिवेशन इन इंडिया, इट कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एम्बेडेड डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, एक तरह का भेदभाव दिखेगा, ठीक है, जो कि आप समझ रहे हैं भारत की जो अखंडता है उसके लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि अखंडता जो हमारे देश की है वो भारत की एकता पे निर्भर करती है। एकता जुड़ी होती है लोगों से, अगर लोगों में एकता होगी तो अपने आप जो देश है, जो उसकी अखंडता है, वो बरकरार रहेगी, राइट। पीपल विद दलित लास्ट नेम आर लाइकली टू बी कॉल्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू। यानी कि होगा क्या, आप जानते हैं अभी भी ऐसा देखा जाता है काफी क्षेत्रों में कि आज भी हमें जातिवाद दिखाई देता है। अलग अलग हमें जो समाचार पत्र है हमारे, या जो समाचार हम देखते हैं, वहां पर हमें ये घटनाएं दिखती हैं कि आज भी, अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 की बात करूं, तो आज भी हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं कि दलित वर्ग को मारा गया, पीटा गया ऊंची जाति के लोगों द्वारा। तो यहां पर होगा क्या कि जो इंटरव्यू के कॉल होते हैं, चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, परंतु उसकी जाति के आधार पर उसको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए रोका जा सकता है, यानी कि उसको नौकरी पे नहीं रखा जा सकता है, राइट। दे आर ऑल्सो लाइकली टू एक्सेप्ट अ टीनेज बाय द लैंडलॉर्ड्स। और क्या हो जाएगा, जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि जो एक दलित वर्ग का व्यक्ति होता है, जब वो किसी और शहर जाता है या नौकरी के लिए जाता है या पढ़ने के लिए जाता है, तो उसका जब उसका नाम पूछा जाता है तो होता क्या है कि जब अगर वो दलित वर्ग का है तो उसका सिलेक्शन या उसको रूम किराए पे नहीं दिया जाता है, राइट। मैरिज टू अ वेल एजुकेटेड
वेल ऑफ दलित मैन विल स्पार्क वायलेंट रिप्रेजल अमंग फैमिलीज। अब मान लीजिए जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे हरियाणा में तो आप जानते हैं, जैसे खाप पंचायत है जो कहीं ना कहीं जो लव मैरिजेस होती है, जो इंटरकास्ट होता है, उसके विरुद्ध में कार्य करता रहता है। अब तो फिलहाल कम हमें दिखता है, परंतु अगर ये कास्ट बेस्ड सेंसस को ओपन किया जाएगा लोगों के लिए, तो उसमें हमें दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो शादियां होती है, जो इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं, और अगर इंटरकास्ट ये दलित वर्ग में हो रहा है, एक हायर कास्ट है और एक दलित वर्ग है, तो उससे भी काफी जो समाज में कुछ हिंसात्मक गतिविधियां हमें दिख सकती है, राइट। तो ये बात इसमें उठाई जा रही है। When was the last caste census conducted in India? अब हम इसका ऐतिहासिक पहलू देखेंगे, क्योंकि हमने महत्व देख लिया था कि पता चलेगा कि कितना आरक्षण को मांगा जा सकता है और या कम किया जा सकता है प्रतिशत के हिसाब से, और हमने इसकी जो सीमाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो भी देखी है। किस तरह से दलित वर्ग का व्यक्ति जो है उसको दिक्कतें हो सकती है, चाहे नौकरी है, चाहे शादी है, इस तरह से। अब हम देखेंगे व्हेन वाज द लास्ट कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। ऐतिहासिक पहलू देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पिक्चर देखिए पहले। पिक्चर ये क्यों रखी गई है? क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपका जो करंट हम पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री भी आपकी याद होती रहे। तो ये है आपके गांधी जी और लॉर्ड इरविन, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। आपको पता ही होगा गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 का। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931। अब हम 1931 देखते हैं कि जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो आपने लिंक कहां से कर देना है? गांधी इरविन पैक्ट से इसको लिंक कर देना है। The data was made publicly available by the British government of the day। क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं 1931 की, ये हमारी प्री इंडिपेंडेंस है, आजादी से पहले की बात है। तो यहाँ पर ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था, और जो लोगों के लिए जो सूचना थी, जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन थी, वो ओपन की गई। The caste census became the basis of implementation of Mandal Commission report and subsequent reservation policies of the government of other backward। अब हम देखेंगे जो मंडल कमीशन जो स्थापित किया गया था 1979 में, तो मंडल जो कमीशन था उसने कहीं ना कहीं ये जो 1931 का जो सेंसस आया था उसको भी अपनी जो रिपोर्ट वो तैयार कर रहे थे, इस 1931 के सेंसस को एक आधार बनाया था किसने? मंडल कमीशन, राइट। आगे देखते हैं। अब सेंसस 2011 की बात की जाए। The census 2011 became the first time to collect the caste-based data after independence। यानी कि आज भी हमारा सेंसस ये चल रहा है, क्योंकि 2021 का सेंसस तो अभी तक नहीं हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 2011 जो सेंसस था वो कास्ट बेस्ड था, परंतु क्या फर्क था? फर्क ये था कि ये एक आम लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया है, राइट। However, the data related to the caste were not made public due to fear of political favoritism and opportunism। अब ऐसा होता है कि राजनीति में जो ये फेवरेटिज्म आपको दिख रहा है, अपॉर्चुनिज्म आपको दिख रहा है, जो अपॉर्चुनिज्म होता है और फेवरेटिज्म होता है, ये एक सिद्धांत होता है। जैसे अब राजनीति विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ता है। फिलहाल इसको इतना याद रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया है कि भारत की जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं जो समाज के वर्ग हैं उस वर्गों के आधार पर होती है, ठीक है। अगर मैं किसी एक्स कम्युनिटी का हूं तो मैं कहीं ना कहीं एक्स जो राजनीतिक दल है उसको ज्यादा फेवर करता हूं, राइट। यानी कि एक राजनीतिक दल में मुझे वो एक्स कम्युनिटी के लोग ही दिखेंगे, तो मैं एक्स कम्युनिटी के होने के नाते मैं ज्यादा सपोर्ट किसको करूंगा? एक्स कम्युनिटी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। ये बात आपने याद रखनी। तो इसीलिए क्या होगा, अगर इसे ओपन कर दिया जाता तो इसमें राजनीति खेली जाती है, राइट। जैसे अब आप देखेंगे, न्यूज फॉलो करेंगे तो बिहार में आपको दिखेगा कुछ राजनीति खेली जा रही है, राइट। इसीलिए 2011 के सेंसस को आम लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया। अब प्रश्न है, व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सेंसस क्या होता है। जो सेंसस है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, गो बैक्स टू द कॉलोनियल एक्सरसाइज 1881, ठीक है। यानी कि ये जो है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये व्यक्ति कौन है। बस मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूं कि भारत का जो पहला सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था। अभी सिंक्रोनाइज सेंसस क्या है? सिंक्रोनाइज का मतलब है कि भारत के, चाहे वो केंद्र है चाहे प्रांत है, यानी कि कुल भारत का जो जनगणना हुई थी एक साथ, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस सेंसस। कब हुई थी? 1881 में। इससे पहले भी प्रांतीय स्तर पे
सेंसस हुए थे, यानी कि कभी कोई प्रांत अपनी जनगणना कर रहा है, कभी कोई प्रांत, परंतु पूरे भारत में एक साथ जो सेंसस हुए थे वो हुए थे 1881 में, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और इनके अंतर्गत ये हुए थे क्योंकि ये उस समय एक कमिश्नर के पद पर बैठे हुए थे, तो आपने मुझे इसका माफ कीजिएगा इनका नाम बताना, राइट। सेंसस हैज इवॉल्व्ड एंड बीन यूज्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग एकेडमी। जैसे कि यहाँ पर आपको बताइए सेंसस का क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो गवर्नमेंट होती है, अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से देखूं तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है उस हिसाब से, राइट। एजुकेशन पॉलिसीज बनाती हैं, आरक्षण जो रिजर्वेशन है, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट कंट्री है तो हमें समाज का भी सोचना होता है, तो आरक्षण जो होता है उसके द्वारा जो समाज का जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है, राइट। तो ये जितने भी हैं ये हम किसके द्वारा करते हैं, सेंसस के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट कास्ट सेंसस एज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। देखिए SECC, क्योंकि जो फर्स्ट कास्ट सेंसस है उसको हम कहते हैं SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। पूरा फुल फॉर्म इस याद रखिएगा इसका, SECC का सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। तो यहां पर देखेंगे SECC वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1931। याद रखिएगा, गांधी इरविन वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जो सेंसस हुए थे पूरी तरह से सिंक्रोनाइज वे में वो 1881 में हुए थे। वो नाम आपने मुझे बताना है किसने किए थे। और जो कास्ट बेस सेंसस हुए थे पहली बार भारत में वो 1931 में हुए थे। ये बात आपने याद रखनी है, गांधी इरविन पैक्ट मैंने आपको बताया, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है, यहां पर आप देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस को कंसीडर किया जाता है और इसमें कास्ट को कंसीडर किया जाता है इस तरह से, राइट। आगे देखते हैं। अब यहां पर जो मेन मुद्दा है कि डिफरेंस बिटवीन सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, क्या फर्क होता है। एक केवल सेंसस है और एक SECC है, तो इसमें क्या फर्क है। तो देखिए जो सेंसस होते हैं ये एक हमें पिक्चर दिखाते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं इंडियन पॉपुलेशन का। जैसे आज मैं कहता हूं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1,40,00,000 के आसपास है, ठीक है, माफ कीजिएगा। अगर मैं बोलूं 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, तो ये एक हो गया इसका टोटल सेंसस, यानी कि इसमें मैंने कुल जनसंख्या को गिन लिया है, राइट। अब जैसे कोई इसी जनसंख्या को अगर मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूं, ठीक है। अब कैटेगरी में अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं कि इतने अमीर हैं, इतने गरीब हैं, इतने SC है, इतने OBC हैं, इतने जनरल हैं, इस तरह से ज्यादा मैं एक कैटेगराइज कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा SECC, राइट। SECC इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियर ऑफ स्टेट सपोर्ट, ठीक है। तो यहां से आप समझ पाए होंगे कि जो सेंसस होता है वो टोटल पिक्चर होता है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का भी एक पिक्चर होता है, पोर्ट्रेट होता है। और जो SECC होता है वो उसको कैटेगराइज कर देता है। यानी कि यहां से क्या सीखे हम, SECC निर्भर करता है सेंसस पे, राइट। सिंस द सेंसस फॉल अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 ऑल द डाटा आर कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। यानी कि जो हमारे सेंसस होता है वो एक अधिनियम के तहत काम किया जाता है उसमें, जिसे हम सेंसस एक्ट ऑफ 1948 कहते हैं। इसलिए डेटा हम ओपन नहीं करते हैं उसका, क्योंकि उसके कुछ नियम है। परंतु जो हम SECC है वो किसी एक्ट के द्वारा नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेसिकली एक वेबसाइट के द्वारा रन किया जाता है, वेबसाइट है, राइट। तो वहां पर क्या है कि जितना भी जो डेटा है वो इस वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाता है, और आप जानते ही हैं वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है जो सेंसस है वो एक एक्ट ऑफ 1948 के तहत चलता है, जिसमें जो भी डेटा सेंसस के द्वारा लिया जाता है उसको ओपन नहीं किया जाता है। परंतु बात अगर SE सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की होगी, SECC की, तो वो डेटा ओपन किया जाता है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने ये डेटा पकड़ा। सबसे पहले हमने देखा बिहार ने किया, अन्य राज्यों ने भी इसकी मांग उठाई है। फिर हमने देखा कि इससे क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने इसका ऐतिहासिक पहलू देखा कि पहला सेंसस भारत में कब हुआ था। तो मैंने कहा था 1881 से मैंने लिया है, उससे पहले भी हुए थे परंतु सिंक्रोनाइज वे में 1881 में हुआ था। और जो पिक्चर मैंने दी उसका नाम बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। और फिर मैंने ये भी बताया था कि कास्ट बेस भारत में पहली बार हुआ था 1931 में गांधी इरविन पैक्ट में। और अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं तो वो हुआ था
2011 में, जिसको ओपन नहीं किया गया है, राइट। कास्ट बेस्ड सेंसस तो हुआ है पर उसको ओपन नहीं किया, राइट। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपका ये डेटा तैयार होगा और आपने अपने लेवल पे भी रिसर्च करनी है, राइट। हमारा काम होता है आपको मार्गदर्शन देना, एज पर अवर एक्सपीरियंस आपने उस पर रिसर्च करना है, राइट। तो जो भी आप रिसर्च करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, ठीक है। तो हमारी टीम आपको जरूर रिवर्ट करेगी। तो देखिए आइए बात करते हैं ये कोर्स आपको कितने का ऑफर किया जा रहा है। जो एक हम IAS प्रारंभ कोर्स लाए हैं, इसमें आपको NCERT का फाउंडेशन दिया जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे, NCERT के वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। हिस्ट्री के लिए हमने क्लास 6 ली है, पॉलिटी के लिए क्लास 9 ली है। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा तभी आप अच्छा मेंस लिख पाएंगे, राइट। तो ये मात्र आपको दिया जा रहा है 2999 और इसमें NCERT के साथ आपको मेंस डे भी कराया जा रहा है। जैसा अभी का सेशन जो था वो मेंस डे का था। तो ये सब आपको मात्र कितने का मिल रहा है? अभी 2999 का। अभी को अंडरलाइन करिएगा क्योंकि अभी ये डिस्काउंट में चल रहा है। जब ये डिस्काउंट नहीं रहेगा तो ये कोर्स 5999 का हो जाएगा, इसलिए जल्दी करें, देर ना करें। ये हमारा टेलीग्राम पे लिंक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, तो जो भी स्टडी रिलेवेंट जो भी डेटा होता है ये यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आपने इसे डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ये हमारा नंबर है, 24/7 हम अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरीज है वो सॉल्व की जाएगी। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे UPSC का IAS, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों की हमारे पास PCS प्लस UPSC IAS लेवल की फैकल्टी अवेलेबल है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी अवेलेबल है। तो आप निश्चिंत होकर वोला क्लासेस के जो कोर्सेज हैं उनको उन पे लॉग इन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और हमेशा मैं कहता हूँ कमेंट करिए, नेगेटिव करेंगे अगर वो तर्कपूर्ण होगा तो हम अपने आप को और बेहतर करेंगे और पॉजिटिव करेंगे तो वो हमें और प्रोत्साहित करता है जिससे कि हम और अच्छा डेटा आपके समक्ष लाए। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।